हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ये जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने लोगों ने बना लिए सर्कल के शॉर्ट नोट्स? पूरा नहीं बना? आधे घंटे मैक्स। आलोक बना लिया तूने? ठीक है। देवेश तो नहीं बना लिया? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, भरोसा करो। अच्छा, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? लिखना स्टार्ट करो फटाफट, है ना? ठीक है। जब मैंने मेरे डेस्क पे रखा हुआ है एप्पल का, ले जा। तो उसको बताया मत करना, उसको ऑरेंज कलर कर दे फिर खा लिया कर, तो तेरे बॉडी को पता नहीं चलेगा ना एप्पल खाया ऑरेंज खाया। खा ले। ठीक है भाई। तो सर्कल के शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इस केस में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। इसको अपन ऐसे कुछ लिखते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और इसी सर्कल के लिए जो रेडियस आते हुए दिखता है ये आता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा कुछ। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, सेंटर और रेडियस। तो सर्कल का सेंटर मान के चलो आपके पास गिवन है अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस आर है, तो इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी ये बन जाएगी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर और रेडियस पता है तो अपन ऐसे कुछ इक्वेशन लिखेंगे। ऑलराइट, अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए अपन देख लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, कोई भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उसमें x की पावर 0 यानी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो वाला टर्म नहीं रहेगा, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। इसके अलावा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो बस इसमें अल्फा और बीटा की जगह क्या आ जाएगा 0,0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके अलावा सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे है यानी जो यहाँ पे एक्स कॉफिशिएंट ऑफ वाई अपन ये 0 यानी माइनस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक डायमेट्रिक फॉर्म होती है कि डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि एक सर्कल गिवन होगा और आपको इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होंगे x1 y1 और ये होगा x2 y2। फिर इसके हेल्प से आपको इक्वेशन लिखनी है, तो ये इक्वेशन बनती है ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स x1 प्लस x2 और ये बन जाएगा प्लस x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस ये बन जाएगा y1 y2। ऐसी कुछ आपने इक्वेशन पहले देख रखी है। ये ऐसा लग रहा है कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की बात हो रही है। आपको सिंपली दो क्वाड्रेटिक दिए होंगे, बोला हुआ कि एक क्वाड्रेटिक से x1 x2 निकलेगा और एक क्वाड्रेटिक से y1 y2 निकलेगा। तो बस आप उन दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड कर दोगे तो आपको किसकी इक्वेशन मिलती दिख जाएगी? सर्कल की। समझ में आ रही है बात? ऐसी कुछ। इसके अलावा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है सर्कल के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी कोनिक के चैप्टर्स है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल की बात करते हैं। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो जो इक्वेशन होती है ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ऐसा कुछ। अगर सर्कल का सेंटर h कॉमा के है तो सिंपली ऐसा लग रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है कहां से h कॉमा के पे, तो ये बन जाएगा h प्लस, अगर रेडियस r है इसका तो ये बन जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा एंड ये बन जाएगा k प्लस आर साइन थीटा।
ऐसा कुछ। अगर जनरल सर्कल के लिए बात करें तो जनरल सर्कल का सेंटर कहां पे होता है, माइनस जी कॉमा माइनस ए। यहाँ पे एच और के ऐड कर दिया क्योंकि सेंटर कहां पे था, एच कॉमा के पे। तो यहाँ पे बस क्या ऐड कर देंगे, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के जनरली जो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि मान के चलो एक क्वेश्चन होगा कि एक पॉइंट है जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पे, और फिर बोल देगा कि 3x प्लस 4y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो वहां पे आपको x को किसके टर्म में रखना पड़ेगा, 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। तो बेसिकली एक ट्रिगो इक्वेशन बनेगी और उसकी हमें क्या बतानी होगी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो ट्रिगो इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो बता ही सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर ए जनरल सर्कल की बात करते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट जो हमारे पास आता है ये बन जाता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, एंड वाई इंटरसेप्ट जो हमारे पास आता है ये बनता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारे पास आता है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक बात है, ऐसा कुछ। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान से रखना कि अगर जी स्क्वायर की वैल्यू सी की इक्वल हो गई तो ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0। यानी इस केस में जो सर्कल क्या होता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कल विल टच एक्स एक्सिस, और जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी आता है तो सर्कल विल कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। और अगर जी स्क्वायर इज लेस देन सी आता है तो सर्कल विल नाइदर कट नॉर टच, नाइदर कट नॉर टच एक्स एक्सिस। यानी वो सर्कल कैसा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे होगा। चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। सेम केस इधर भी होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह बस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल की बात कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर मैं बात करूं तो या तो सर्कल के अंदर लाई करेगा या फिर ऑन द सर्कल लाई करेगा या फिर सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो कोई भी पॉइंट मान के चलो ये है हमारे पास P विच इज x1 कॉमा y1। तो आप सिंपली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि अगर PC ग्रेटर देन R हो गया तो कहां पे लाई कर रहा होगा पॉइंट P, आउटसाइड। PC इक्वल टू R हो गया तो कहां पे लाएगा, ऑन द सर्कल। और PC लेस देन R हो गया तो इनसाइड द सर्कल। और इसको ऐसे अपन याद नहीं करेंगे, सिंपली आपको एक S1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। S1 ग्रेटर देन 0, व्हाट इज S1? अगर ये सर्कल की इक्वेशन ऐसी कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो S1 इज यहाँ पे x और y की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, x1 कॉमा y1। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड, और S1 इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑन द सर्कल, और S1 लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड द सर्कल। ऐसी सिचुएशन बनते हुए दिख जाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल की बात करती है तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड दिस पॉइंट इज ए मिनिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए अगर ये P है और ये C है तो मैक्स जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा PC प्लस R, और मिनिमम जो आते दिखेगा वो कितना हो जाएगा, PC माइनस R बनता हुआ दिख जाएगा। ऐसा कुछ। ठीक बात है। आप ये पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। पॉइंट निकालना बड़ा इजी है कि अगर आपको ये डिस्टेंस तो पता ही होगा, ये डिस्टेंस पता होगा, PC डिस्टेंस है ना, और सिंपली आप ये डिस्टेंस भी निकाल पा रहे हो। कैसे निकाल पा रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस। और तो ये डिस्टेंस मिल गया और ये डिस्टेंस मिल गया, यानी C और P, पॉइंट M C और P को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप M भी निकाल लोगे और कैपिटल M और स्मॉल m दोनों भी निकाल सकते हो। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट की किसी एक बाहर वाले पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो पक्के से 2 टेंजेंट बनते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल आती है। और वो लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी अगर मैं इसको P बोल दूं और इसको T बोल दूं तो PT की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, रूट ऑफ S1। ध्यान रहे कि रूट ऑफ S1 फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ऑलराइट। एक होता है कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम या फिर इसको पावर ऑफ ए पॉइंट भी बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो ये जो थ्योरम होता है दिस इज PA का होल स्क्वायर, यानी PA इंटू PA इज इक्वल टू PB इंटू
पी सी। हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? पी से, यानी पी ए इंटू पी ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। तो ये हमारे पास एक ऐसा कुछ, अगर मैं एक और लाइन बना दूं तो उसके लिए भी सेम ही चीज होती हुई दिखेगी। अगर इसको मैं ई और एफ बोल दो तो ये क्या बनता हुआ दिख जाएगा? पी इंटू पी एफ के इक्वल। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल की बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि अगर दो तरह के सर्कल होते हैं, या तो आप दो तरह स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर, जो स्टैंडर्ड सर्कल होता है विच इज जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, तो ऐसे कुछ सर्कल की और एक जनरल इक्वेशन की बात, जनरल के लिए बात करो तो जनरली इसी वाले पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है जेई मेंस में, लेकिन जेई एडवांस में इसे पूछा जा सकता है, जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं पूछा जाता। तो पॉइंट फॉर्म में दोनों में ही जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है? टी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ भी टी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज टी इज इक्वल टू जीरो? टी इज इक्वल टू जीरो में एक्स को किससे रिप्लेस, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स, तो यानी ये बन जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये बन जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ और पॉइंट फॉर्म, मतलब पॉइंट फॉर्म मतलब एक पॉइंट सर्कल के ऊपर पता है, फिर आप पैरामेट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशन आती है ये बनता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बनता हुआ दिखेगा, राइट। अब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर इस केस में पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन लिखनी है तो ये बन जाता है, इसकी अगर मैं देखूं तो ये लिखा है एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर एंड वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये ऐसा कुछ लिखा है ना। ऐसा लग रहा है कि एक्स को किससे रिप्लेस किया गया है? एक्स प्लस जी से। तो बस इसी इक्वेशन में आप किससे रिप्लेस कर दो? पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने पड़े एक्स प्लस जी कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा वाई प्लस एफ साइन थीटा और इक्वल टू आर, जो भी रेडियस आते हुए दिखेगा, ठीक बात है। सिमिलरली स्लोप फॉर्म की बात करें तो इस केस में जो स्लोप फॉर्म आता है ये आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। स्लोप फॉर्म का मतलब कि आपको एक स्लोप दिया होगा कि आप दो स्लोप वाला टेंजेंट बताओ तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे अगर इससे यहाँ पे पहुंचना है जनरल सर्कल के लिए तो y को किससे रिप्लेस कर देंगे? y प्लस एफ और x को x प्लस जी से। तो ये बन जाएगा y प्लस एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस जी प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, ऐसे कुछ, ठीक बात है, ऑल राइट। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे निकालेंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से आपको पता है कि पक्के से कितने टेंजेंट बनते हुए दिखेंगे? दो टेंजेंट बनते होंगे। अब देखो अगर ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है या फिर ओरिजिन पे नहीं है, उन दोनों केस के लिए अलग अलग देखेंगे। तो फॉर ओरिजिन, फॉर सेंटर एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो अपन मान के चल लेते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा m। तो अपन जो m अगर स्लोप पता चल गया तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो है कौन से पॉइंट से पास कर रहा होगा? x1 y1, तो x1 y1 को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो जब x1 y1 इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा तो एक ही वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में, दैट इज m, और यहां से m की कितनी वैल्यू आती हुई दिखेगी? दो वैल्यू आती हुई दिखेगी। तो यहां से अपन जो काम करेंगे y1 इज इक्वल टू एम x1 प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो यहां से आप m की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। m की वैल्यू सॉल्व करने के बाद m की दो वैल्यूज आएगी और m की दो वैल्यूज रखने पे चार आप लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन देखेंगे, लेकिन चार टेंजेंट नहीं बने, कितने बनेंगे? दो। तो दो आपको हटाने पड़ेंगे, कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ओरिजिन पे सेंटर नहीं है, सेंटर नॉट ऑन ओरिजिन, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी लाइन जो x1 y1 से पास कर रही होगी वो क्या होगी? ऐसी कुछ दिखेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यहां पे हमें m की वैल्यू नोन नहीं है और हमें ये चीज लेकिन पता है कि ये जो लाइन है ये किस पे टेंजेंट होगी? सर्कल पे टेंजेंट होगी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करेंगे, विच इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, विच इज d is equal to r, and distance from center should be equal to radius of the circle। तो ये चीज अप्लाई करके हम यहाँ से दोनों इक्वेशन, ये मस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि जेईएमएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको याद रखना है।
अब ये जो दो लाइंस बनी और जो जो दो टेंजेंट जो बच रही है इनके बीच में एंगल निकालना बड़ा सिंपल सा काम है कि ये तो आर होगा और ये जो लेंथ ये लेंथ होगी कितनी हो गई लेंथ रूट S1। अगर ये पूरा एंगल की मैं बात करूं थीटा तो ये कितना होता है थीटा बाई 2। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट जो आएगा हमारे पास tan थीटा बाई जो 2 बनता है वो दिखेगा आर बाई रूट S1। या फिर tan थीटा डायरेक्ट निकालना हो तो अगर आपको यहां से अगर दोनों स्लोप्स पता चल गए तो कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। बिना स्लोप के भी निकाल सकते हो। अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि टेंजेंट निकालना तो स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। और अगर टेंजेंट नहीं निकालना तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स नहीं है, ये किसके बीच का एंगल है हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो इसका हमें क्या निकालना है ये निकाल लिया वैल्यू, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा राइट। तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास आती हुई दिख जाएगी। अब इसी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो बाहर से टेंजेंट बना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं तो टच कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं टच कर रहा है तो उसकी वो पॉइंट बताओ कहां पे टच कर रहा होगा। तो अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी बताना है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं मैं अल्फा कॉमा बीटा। तो इस यहाँ पे पक्के से एक ही टेंजेंट बनेगा और वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनती है अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये जो टेंजेंट बनेगी और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है दोनों इक्वेशन क्या होगी सेम होगी। तो दोनों का अपन क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करेंगे राइट t इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कॉमा बीटा कंपेयर विथ इक्वेशन t इक्वल टू 0 विथ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दोनों इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है उसे कंपेयर कर लेंगे, वहां से हम x1 y1 या फिर अल्फा कॉमा बीटा निकाल सकते हैं। तो हमें आई थिंक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हुए दिख जाएगा। इसके अलावा डायरेक्टर सर्कल की बात करते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि एक ऐसा लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग पॉइंट सच दैट कि अगर वहां से तुम इस सर्कल पे टेंजेंट बनाओगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो वो जो आता है इस सर्कल के लिए क्या आता है कंसेंट्रिक। अगर इसके लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं डायरेक्टर सर्कल फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो डायरेक्टर सर्कल आता है वो कंसेंट्रिक आता है इसी सर्कल के साथ, यानी दोनों का सेंटर क्या होगा सेम आता। तो ये हो जाएगा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा √2 टाइम्स। तो ये बन जाएगा √2a का होल स्क्वायर ऐसा कुछ। ये सेम चीज होगी कि डायरेक्टर सर्कल विल बी फॉर एनी जनरल सर्कल डायरेक्टर सर्कल will be concentric with given circle and radius will be √2 times the ओरिजिनल सर्कल। जो भी सर्कल गिवन होगा या फिर जो भी ओरिजिनल सर्कल होगा उसके √2 टाइम्स हो जाएगा। तो आई थिंक अगर रेडियस और सेंटर ही चाहिए सर्कल की इक्वेशन लिखने के तो आप यहां से बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल की बात करते हैं कि कोई भी जो नॉर्मल होता है सर्कल के लिए ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। हमेशा सेंटर से पास करता हुआ हमें दिखेगा। तो हमेशा सेंटर से पास करते हैं तो ये बड़ा इजी सा हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि अगर ये सर्कल है और पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट होगा x1 y1 और ये कहां से पास कर रहा है ओरिजिन से इसका सेंटर। तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन y/x इज इक्वल टू y1/x1 बनता हुआ दिख जाएगा नॉर्मल। और यहाँ पे ये बन जाएगा y/x इज इक्वल टू tan थीटा बन जाएगा और स्लोप फॉर्म में बन जाएगा y इज इक्वल टू mx, क्योंकि ओरिजिन से पास करा तो ऐसी कुछ इक्वेशन दिखेगी। सिमिलरली आपको इसके लिए इक्वेशन लिखना है तो x को किससे रिप्लेस करना है x प्लस जी और y को किससे रिप्लेस करना है y प्लस
एफ। तो ये जो हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस जी इज इक्वल टू बन जाएगा y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। ऐसी कुछ इक्वेशन बनती हुई दिख जाएगी। किसके लिए? अगर सर्कल का सेंटर शिफ्टेड है तो यहाँ पे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली ये काम करना है कि क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल होगा सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर पे एक पॉइंट पता होगा और एक और पॉइंट ऑन द सर्कल पता होगा। x1 को मैं तो स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे और फिर ऐसे कुछ इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो ये बन जाएगा y प्लस एफ अपॉन एक्स प्लस जी, और ये जो आ जाएगा हमारे पास ये बनता हुआ दिखेगा वापस tan थीटा ही बनते हुए दिख जाएगा, और ये बनता हुआ दिख जाएगा वापस y प्लस एफ इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस जी। ये हमारे पास आ जाएगी तीनों फॉर्मूला। ऑलराइट, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखना है क्या, कि जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा, तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनते हुए दिखेगी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि एक सर्कल गिवन होगा, एक बाहर एक पॉइंट गिवन होगा, वहां से दो टेंजेंट बनाए और दोनों टेंजेंट जहां पे कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं सर्कल को, वहां से एक पासिंग कॉर्ड बना रहे हैं। तो इसकी जो इक्वेशन आती है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में x1 y1, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसकी जो इक्वेशन आती है सेम एज t इज इक्वल टू 0, यानी x को x स्क्वायर को रिप्लेस करना है x(x1) और y स्क्वायर को y(y1), x को x प्लस x1 सबको। तो ये सबके लिए जनरल सर्कल प्लस, या फिर सर्कल का सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। वापस एक सर्कल गिवन है, इसमें आपको कॉर्ड गिवन है और इसका मिड पॉइंट गिवन है विच इज x1 y1। तो मिड पॉइंट गिवन है तो आपको पता है कि ये तो स्लोप आप निकाल ही सकते हो क्योंकि 90 डिग्री होगा, और इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप पता चल गया। तो ये जो आता है हमारे पास t इज इक्वल टू S1, और S1 के बारे में पता है कि व्हाट इज S1 एंड t के बारे में पता है कि व्हाट इज t। t इज वापस सेम चीज, और S1 में क्या करना है कि सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 को रिप्लेस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा S1। अब यहाँ पे कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल S1 एंड S2। तो कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन आती है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को कट करें एंड इसकी इक्वेशन S1 0 और इसकी S2 0, तो जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आती है वो क्या आती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। सिंपली कि वो जो लाइन आएगी ऐसी कुछ बनती हुई दिख जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन है, एक लाइन आती हुई दिखेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ध्यान रहे कि S1 और S2 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ऐसा नहीं कि इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 2 है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सच दैट कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनती हुई दिख जाएगी। और ये जो लाइन है पक्के से इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी और इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, और इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन होगी, दैट इज दिस। अब वापस इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट मान के चलो पैरामेट्रिक फॉर्म में, और दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो यहां से जो इक्वेशन आती है ये बनती हुई दिखेगी। ये जनरली याद नहीं रहता, बट कभी जेई एडवांस में क्वेश्चन अगर लोकस के ऊपर आ गया तो इस पे लोकस के ऊपर जनरली क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा x cos θ1 प्लस θ2/2 प्लस y sin θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल टू बनता हुआ दिख जाएगा a cos θ1 माइनस θ2/2 बनता हुआ दिखेगा। आप सिंपली अगर θ1 को θ2 के इक्वल रख दोगे तो ये दोनों पॉइंट एक जगह आ जाएंगे, यानी क्या बनता हुआ दिख जाएगा, टेंजेंट। तो θ1 इक्वल टू θ2 रखने पर टेंजेंट बनना चाहिए, तो इस ट्रिक से शायद आप याद कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से ये तो कॉर्ड बन गई। अब ये कॉर्ड से पता है कि आप दो टेंजेंट बना सकते हैं दोनों पॉइंट से, तो ये पॉइंट जनरली पूछता है कि ये पॉइंट कैसे आएगा। तो ये थीटा के टर्म में जो पॉइंट P आता है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस इसको इससे डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट आता है a cos θ1 प्लस θ2/2 एंड ये बन जाएगा cos θ1 माइनस θ2/2, और ये बनता है a sin θ1 प्लस θ2/2 और ये बन जाएगा cos θ1 माइनस θ2/2 बनता हुआ दिखेगा। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट हमारे पास आते हुए दिखते हैं, ठीक है। इलिप्स में बस क्या हो जाता है, यहाँ पे a था तो इलिप्स में बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आते हुए दिख जाएगा, तो वहां पे भी सेम ऐसे ही कुछ बनते हुए दिखती है। ऑलराइट, अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल की बात कर लेते हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल का मतलब क्या है, कि जहां पे ये दोनों एक दूसरे कट करें वहां पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल की बात करें। तो अगर ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है तो जो cos थीटा होता है ये बन जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, दिस इज c1 एंड दिस इज
C2। तो अगर मैं C1 C2 को D बोल दूं तो ये बन जाएगा माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2 बनता है। दो सर्कल के बीच में इक्वेशन एंगल निकालनी हो तो आप ऐसे कुछ निकालोगे, जहां से ये R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब उसको बोलेगा दूसरे लैंग्वेज में कि वो दोनों सर्कल कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल में तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। कॉस 90 रखोगे तो 0 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और सबको सॉल्व करने पे जो हमारे पास टर्म बनता है वो बनता है 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच का जो रिलेशन आता है ऐसा कुछ। व्हाट इज G1 G2, अगर एक सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और एक सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सिस की बात कर लेते हैं। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, जहां से अगर दो सर्कल पे टेंजेंट बना है तो उनकी लेंथ क्या आती है, इक्वल आती है। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट कि लेंथ ऑफ टेंजेंट on two circle from it are equal, कि locus of a point moving such that length of tangent on two circle from it are equal। तो जो हमारे पास रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन आती है, अगर मान के चलो एक सर्कल है S1 इज इक्वल टू 0 और एक सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0, तो अगर इन तीनों में से कोई एक केस है, तीनों में से कोई एक केस है, यानी अगर एक सर्कल अंदर लाइन नहीं कर रहा है बिल्कुल ही, यानी अंदर नहीं लेगा, तो हमारे पास जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आती है वो आती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन कॉर्ड की जो बात कर रहे थे वो सेम ही चीज यहाँ पे बनती हुई दिखती है, लेकिन अगर इस केस की बात करें तो इस केस में जो कॉमन कॉर्ड होगा और रेडिकल एक्सिस होगा, दोनों बातें क्या है, सेम। इस केस में कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस दोनों की इक्वेशन क्या है, सेम एज विच इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इस केस में कॉमन कॉर्ड और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन जो है क्या है, सेम है, विच इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर रेडिकल एक्सिस इज कॉमन टेंजेंट और यहां पर रेडिकल एक्सिस इज कॉमन कॉर्ड, और यहां पर रेडिकल एक्सिस जो बनता है वो दिखेगा ऐसा कुछ बनता है, वो दिखेगा यहां पर रेडिकल एक्सिस इज वापस कॉमन टेंजेंट, और सब जगह रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखने की, जो रेडिकल एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है C1 और C2 के, यानी जो दो सर्कल होंगे उनको जो लाइन ज्वाइनिंग वाली लाइन होगी वो क्या करता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज लिख सकते हो कि जो रेडिकल एक्सिस होता है वो कॉमन टेंजेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कॉमन टेंजेंट आपको पता है कि ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, इसको भी क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे भी कॉमन टेंजेंट ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट बेसिकली। ऑल राइट, इसके अलावा रेडिकल सेंटर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रेडिकल सेंटर, तो मान के चलो ये जो इक्वेशन है, दिस इज S1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज S2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज S3 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि कितने सर्कल्स हैं, यहाँ पे 3 सर्कल है, तो पेयर वाइज इसका कुछ रेडिकल एक्सिस होगा। मान के चलते हैं ये है रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 एंड 2 एंड दिस इज रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 एंड 3 एंड दिस इज रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 एंड 3। तो ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस होते हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, कंकरेंट। समझ में आ रही है ये बात, 3 के लिए। और ये जो तीनों जो कंकरेंट जहां पे मिल रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। दिस इज रेडिकल सेंटर। इसमें एक और चीज होती है कि आपको पता है कि इस पॉइंट से अगर इन दोनों पे टेंजेंट बनाओ तो ये लेंथ इसके इक्वल आते दिखेगी और ये लेंथ इसके इक्वल आते दिखेगी, यानी सारी जो लेंथ है आपस में क्या आते दिखेगी, इक्वल। तो इसको सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल कुछ बनता हुआ दिखेगा ऐसा कुछ।
और ये जो रेड वाला सर्कल बना है, ये तीनों सर्कल के क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू ऑल दी 3 सर्कल्स। अगर रेडियस मैंने क्या लिया है गाइस, लेंथ ऑफ टेंजेंट की इक्वल, और सेंटर क्या लिया है, एज रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है जेई मेंस जेई एडवांस के लिए ना। इसके अलावा कॉमन टेंजेंट की बात कर लेते हैं कि कॉमन टेंजेंट जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होगे कि कॉमन टेंजेंट ऑफ दो सर्कल की बात करें, तो दो सर्कल में आपको ये जो टेंजेंट दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, इसको अपन बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये वाला जो टेंजेंट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आईडीसीटी, विच इज इनडायरेक्ट कॉमन। पहचानने का तरीका क्या है कि अगर टेंजेंट के सेम साइड में दोनों सर्कल है तो अपन बोलेंगे डायरेक्ट, और टेंजेंट के ऑल्टरनेट साइड पे दोनों सर्कल है तो अपन क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सिमिलरली तो इस केस में अगर सर्कल्स अपार्ट है तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और दो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। तो कैसे पता चलेगा कि सर्कल्स अपार्ट है, उसके लिए अपन C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर C1 C2 ग्रेटर देन आ गया R1 प्लस R2 से, तो जो सर्कल्स है वो कैसे है, अपार्ट, यानी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। और इस केस में बात करें तो सर्कल एक दूसरे को कट टच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा C1 C2, यानी सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर R1 प्लस R2 के इक्वल है तो बोलेंगे सर्कल्स कैसे ये क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। अगर मान के चलो ये तीसरा केस है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे टच भी नहीं कर रहा है और अपार्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है ये होती है C1 C2 जो होता है वो आता है लेस देन R1 प्लस R2, और ये आता है ग्रेटर देन, ये आते हुए दिखता है हमें ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। जो डिफरेंस ऑफ रेडियस होता है उससे ये डिस्टेंस बड़ा आते हुए दिखता है। इसके अलावा डी वाले पार्ट की बात करें तो डी वाले में ऐसा कुछ दिखता है कि इंटरनली क्या कर रहा है, टच कर रहा हो। तो यहाँ पे मॉड ऑफ R1 माइनस R2 यानी डिफरेंस ऑफ रेडियस जो आता है किसके को आता है, C1 C2 के। तो आपको चारों केसेस तो पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि सर्कल्स कैसे हैं, अपार्ट है या फिर एक्सटर्नली टच करे या फिर इंटरनली टच करे या फिर एक दूसरे को कट करे। उसके बाद अपन देखेंगे कि कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे और कितने इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे। जैसे इस केस में दो डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट। इस केस में आपको पता है कि दो डायरेक्ट बनेंगे और वो दो डायरेक्ट ऐसे कुछ बनते हुए दिखेंगे, और एक ऐसा कुछ बनेगा और एक इनडायरेक्ट बनता हुआ दिखेगा, विच इज दिस। और इस इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने आपको आता है, विच इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात। और इसके अलावा इस केस में बात करें तो इस केस में आपको वापस दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिखेंगे, एक ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा और एक ऐसा। इसमें इनडायरेक्ट कोई बनता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें कॉमन कॉर्ड दिखेगा, और कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन दिखेगी वापस रेडिकल एक्सिस विच इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इसमें बस आपको एक ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिखेगा, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब पॉइंट ये नहीं है कि अब देखो कि अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जैसे इस केस में चारों की इक्वेशन निकालनी है तो अपने क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। मान के चलो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं बोल देता हूं P, और ये ऐसा कुछ, और ये हो जाएगा R1 और ये है R2। तो पॉइंट P निकालने का तरीका सिंपल सा है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉइंट P डिवाइड्स पॉइंट्स P डिवाइड्स C1 C2 in the ratio R1 is to R2 externally। C1 C2 जो पॉइंट P होता है वो C1 C2 कैसे डिवाइड करता है, R1 is to R2 में, और कैसा, एक्सटर्नली। तो ये आपको रेशियो पता चल गया क्योंकि, और C1 C2 भी पता होगा, तो क्या पॉइंट P मिल जाएगा, पॉइंट P मिल जाएगा। और पॉइंट P मिल गया तो पॉइंट P मिलने के बाद आपको क्या करना है कि इस एक ये पॉइंट आपको मिल गया तो आपको लाइन की जो इक्वेशन लिखनी है वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद आपको पता है इसमें क्या है, अननोन, m अननोन है। तो इसके बाद क्या लगेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, कंडीशन ऑफ, तो यहां पे लिख लो पॉइंट P डिवाइड्स फॉर DCT। ये किसके लिए लिखा मैंने,
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए। अब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए सेम ही काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो पहले रेशियो R1:R2 एक्सटर्नली हुआ करता था, वो रेशियो क्या हो जाएगा, R1:R2 इंटरनली। बस। तो आईडीसीटी के लिए क्या करना है, फॉर आईडीसीटी यहां पे पॉइंट P डिवाइड्स, या फिर पॉइंट P डैश बोल दो, इसको मैं P डैश बोल देता हूं, दिस इज P डैश, पॉइंट P डैश डिवाइड्स C1 C2 in the ratio R1:R2 internally। तो ये काम जनरली पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ये दोनों टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर आईडीसीटी है तो कहाँ पे होगा, वो R1:R2 इंटरनली डिवाइड हो रहा होगा, और डीसीटी है तो R1:R2 एक्सटर्नली, और C1 C2 पता होगा तो पॉइंट P और P डैश दोनों ही आप निकालते हो। ये सारे सर्कल के लिए सेम होगा, चाहे वो ऐसे टच करे या फिर यहाँ पे कट करे। ऑलराइट, इसके अलावा फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं कि दो सर्कल्स है हमारे पास। अगर ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें, इन दोनों पॉइंट से, तो वो जो सर्कल की इक्वेशन दिखती है वो बनती है S प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 बनते हुए दिखेगी। वैसे ही अगर एक सर्कल है और एक लाइन है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई दिखे, तो इसकी जो इक्वेशन आती है ये बनती है S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। इसके अलावा तीसरे केस की पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ऐसा कुछ, तो आपको पता है कि इन 2 पॉइंट से पास करने वाले एक सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकते हो और एक लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो सर्कल और लाइन मिल जाएगा तो आपके पास आप कैसे लिख सकते हो, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। तो जो सर्कल बनती है आप इसको एक सर्कल ऐसा एज्यूम कर लो जिसके लिए क्या है, पॉइंट्स डायमीटर बन जाए। तो ये बन जाएगा x माइनस x1 और ये बन जाएगा x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू ये बन जाएगा y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऐसा कुछ x x1 x2 y y1 y2 and 1 1 1 is equal to 0। this is equation of circle and this is the equation of line, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। इसके अलावा फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग S एंड L एट पॉइंट P, यानी ऐसे फैमिली की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन को और इस सर्कल को दोनों को ही कहां टच कर रहा है, इस पॉइंट P पे, यानी ऐसे कुछ सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो इसकी जो इक्वेशन आती है वापिस S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 बनती हुई दिखती है। इसके अलावा दो और फैमिली आती हुई दिखती है हमारे पास, फैमिली टचिंग ए गिवन लाइन L इक्वल टू 0 एट x1। अब ये हमारे पास एक लाइन तो है, अब मैं एक सर्कल ढूंढना चाहता हूं जो x1 y1 से पास करे। तो एक पॉइंट सर्कल की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि एक पॉइंट सर्कल बता सकते हैं, तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये बन जाएगा हमारे पास ऐसा पॉइंट सर्कल आ गया, और L इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, तो ये बन जाएगा लैम्डा L इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास फैमिली। इसके अलावा एक और चीज कि फैमिली ऑफ सर्कल और टचिंग ए गिवन सर्कल एट S इक्वल टू 0 एट x1, तो यहां से एक पास होने वाली लाइन जो हम बता सकते हैं वो हो जाएगी t इक्वल टू 0 जो इस पे टेंजेंट होगा। तो फैमिली जो बनेगी ये बनेगी S प्लस लैम्डा t इज इक्वल टू 0। t कहां से है, इस लाइन की इक्वेशन जो इस सर्कल को x1 y1 पे टच कर रही होगी, क्योंकि वो सर्कल पे टच करे तो टेंजेंट, और टेंजेंट इस पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, t इक्वल टू 0। तो आपको एक लाइन में मिल गई थी और सर्कल, तो आप ऐसे कुछ फैमिली लिख सकते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए। जनरली फैमिली पे क्वेश्चन कम आते हैं, जेईई मेंस में तो आते नहीं, आई थिंक ज्यादातर चांसेस है कि नहीं आएंगे। इसके अलावा सरकम सर्कल की बात करते हैं कि व्हाट इज सरकम सर्कल। सरकम सर्कल पता है कि ऐसा सर्कल जो क्वाड्रिलेटरल या फिर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस से पास करे वो हो जाएगा। जैसे ये L1 है इक्वल टू 0 एंड दिस इज L2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज L3 इक्वल टू 0। तो जो सरकम सर्कल इस ट्रायंगल के लिए बनता हुआ दिखेगा वो बन जाएगा L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा सरकम सर्कल। लेकिन आपको पता है कि ये 2 डिग्री जनरल 2 डिग्री इक्वेशन एक बनती हुई दिखेगी, और ये सर्कल होने के लिए इसकी इक्वेशन आपको पता है कि एक्स वाई भी बन रहा होगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बन रहा। तो इसको सर्कल बनाने के लिए फॉर द अबव इक्वेशन टू बी ए सर्कल, सर्कल होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, पहली चीज, क्योंकि लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन चाहिए लैम्डा और म्यू सॉल्व करने के। दूसरी चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म नहीं आता। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई, तो वहां से आप लैम्डा और म्यू दोनों सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो अगर ये L1 इक्वल टू 0 है एंड दिस इज L2 इक्वल टू 0, दिस इज L3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज L4 इक्वल टू 0, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इक्वल टू 0। और लैम्डा निकालने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और दूसरी चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, 0। अब तुमको पता है कि वेरिएबल एक ही है लेकिन इक्वेशन कितनी है, दो। तो दो इक्वेशन इसलिए आपको आती है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 पॉइंट से एक सर्कल पास करता हुआ दिखे। समझ में आ रही है बात। तो आपको दोनों इक्वेशन से सेम लैम्डा की वैल्यू आई तभी ट्रायंगल पॉसिबल, तभी अपने सर्कम सर्कल पॉसिबल होगा, अदरवाइज सर्कम सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि तुमको पता है कि सारे क्वाड्रिलेटरल्स के लिए सर्कम सर्कल पॉसिबल नहीं होता है, उस क्वाड्रिलेटर के लिए पॉसिबल होता है जिनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, ऐसा कुछ। इसके अलावा पोल एंड पोलर की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पोल एंड पोलर। तो पोल एंड पोलर इज सिंपली कि अगर आपको एक सर्कल गिवन है और एक बाहर एक पॉइंट है, या फिर ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट मान के चलो अंदर लाई कर रहे तो यहाँ से बहुत सारे मैं क्या बना सकता हूँ, इस पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे क्या बनाए जा सकते हैं, कॉर्ड। अगर बहुत सारे कॉर्ड बन गए तो इन कॉर्ड जहां पे सर्कल को कट करे वहां से मैं क्या बना सकता हूँ, टेंजेंट। टेंजेंट कहीं कट करेंगे, यहां से भी कहीं टेंजेंट कट करेंगे, और ये सारे जो टेंजेंट जहां पे कट करें उन सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा ना, तो वो एक कुछ अच्छी सी लोकस आती हुई बनती है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं जिसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड बना रहे हैं और जहां पे कॉर्ड सर्कल को कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोल। और ये जो लाइन या फिर जो लोकस आ रहा है दैट इज कॉल्ड पोलर। तो दिस इज पोलर एंड दिस इज पोल। तो कोई भी पोल, पोल की मान के चलो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पोलर की इक्वेशन आती है वो आती है t इज इक्वल टू 0। क्या बात ठीक है। तो ये दिस इज पोल एंड पोलर। इसके अलावा कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी, 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी conjugate points if polar with respect to a। मान के चलो दो पॉइंट ए और बी है, तो पोलर विथ रिस्पेक्ट टू ए पासेस थ्रू बी, यानी ए के रिस्पेक्ट में जो पोलर यानी जो लाइन आएगी वो कौन से पॉइंट से पास करे, बी से, और बी के रिस्पेक्ट में जो पोलर है वो कौन से पॉइंट से पास करे, ए से। और यहां पे क्या लिख लो, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली कॉन्जुगेट लाइंस की बात कर लेते हैं। 2 लाइंस आर सेड टू बी conjugate lines if pole with respect to L1। यानी अगर दो लाइंस है हमारे पास, एक L1 और एक L2 है, तो L1 के रिस्पेक्ट में कुछ पोल आएगा, तो पोल विथ रिस्पेक्ट टू L1 लाइज ऑन L2 एंड वाइस वर्सा। ऐसे दो लाइंस और ऐसे दो पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइंस, ऐसे कुछ। इसके अलावा एक और पार्ट है विच इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं। तो कोएक्सियल सिस्टम का सर्कल क्या होता है कि ए सेट ऑफ सर्कल्स हैविंग सेम रेडिकल एक्सिस। ऐसे सेट ऑफ सर्कल जिनके लिए रेडिकल एक्सिस सेम हो उनको क्या बोलेंगे, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। जैसे अगर आपने यहाँ पे 3 जो सर्कल दिख रहे हैं, इन तीनों के लिए कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन दिख रही है आपको क्या दिख रही है, सेम ही बनती हुई दिख रही है। और अगर आप रेडिकल एक्सिस निकालोगे तीनों के लिए, तो सबके लिए रेडिकल एक्सिस क्या आती दिखेगी, सेम ही आती हुई दिखेगी। तो दिस इज ऐसा कुछ, ये हो जाएगा S1 और इसको मैं बोल देता हूँ S2 और इसको मैं बोल देता हूँ S3 इज इक्वल टू 0। ये 3 सर्कल दिख रहे हैं एंड दिस इज सपोज L इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहली जो चीज होती है कि एनी सर्कल ऑफ दिस सिस्टम
कैन बी रिटन एज और रिटन एज, आपको पता है कि ऐसा लग रहा है कि फैमिली ऑफ सर्कल की तरह दिख रहा है ना, तो आप किसी कोई भी सर्कल को आप ऐसे लिख सकते हो कि S1 प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज S1, कोई भी एक सर्कल, एंड व्हाट इज एल, एल इज रेडिकल एक्सिस। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S1 प्लस लैम्डा टाइम्स एल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, S1 माइनस S2 या फिर S1 माइनस S3 या फिर S2 माइनस S3, सबसे सेम इक्वेशन आती है दिखेगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, इसके अलावा एक और चीज आप लिख सकते हो कि जितने भी सेंटर्स होते हैं ना इसमें, जितने भी सर्कल है इस सिस्टम में, उन सबके सेंटर्स को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनते हुए दिखेगी, कोलिनियर होते हुए दिखेगा। तो यहां पे लिख लो कि ऑल द सर्कल्स, ऑल द सेंटर्स ऑफ दिस, ऑल द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स विल बी कोलिनियर। जितने भी सर्कल इस सिस्टम में होंगे सारे के सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो क्या होते दिखेंगे, एक लाइन बनती हुई दिखेगी, या फिर सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसके अलावा लास्ट पार्ट की बात कर लेते हुए होमोजीनाइजेशन। होमोजीनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कि आपको एक कर्व दिया होगा, सपोज वो कर्व ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक जनरल 2 डिग्री कर्व है ना, और एक लाइन भी दिया होगा आपको lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में क्या बोला रहता है, क्वेश्चन में एक चीज बोली जाती है कि ये जो लाइन है इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो लाइन है इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व एंड दिस इज लाइन, और उन दोनों पॉइंट्स को कहां से ज्वाइन कर दिया गया है, सेंटर से। तो बेसिकली इनके बीच में एंगल पूछ लेता है या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेती है। तो आपको क्या करना होता है कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें डिग्री 2, इसमें डिग्री 2, इसमें 1 1 और इसमें 2 और इसमें 0, ऐसी कुछ डिग्री है। तो पहले इसको होमोजीनियस बना लेंगे। होमोजीनियस बनाने से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा lx प्लस my, और इसको माइनस एन राइट में लेके चले जाऊं n, और इसको माइनस एन से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 के इक्वल आते दिख जाएगा। तो इसको मैं होमोजीनाइज कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा lx प्लस my, अपॉन में आ जाएगा माइनस एन, और ये बन जाएगा 2fy, और ये बन जाएगा lx प्लस my अपॉन माइनस एन, प्लस ये बन जाएगा 2hxy प्लस c इंटू बन जाएगा lx प्लस my अपॉन माइनस एन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 0 तो यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, क्योंकि सारे टर्म्स में डिग्री क्या है, सेम है, 2 2 2 सारे टर्म्स। अब ये डिग्री टी में तो डिग्री अगर 2 है, यहाँ पे ये कर लेना ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी ये जनरल बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ax स्क्वायर एंड बी वाई स्क्वायर। अब इसको ध्यान समझते हैं कि ये जो इक्वेशन बनते हुए दिखेगी, आपको पता है कि बस एक एक्स स्क्वायर का टर्म दिखेगा, वाई स्क्वायर का टर्म दिखेगा और एक्स वाई का। तो ये ऐसा कुछ बनते दिख जाएगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर प्लस, और ये ऐसा कुछ बन जाएगा c1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है अपन ने पहले देख रखा है, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं और बी बोल दूं, ओरिजिन एंड पॉइंट ए एंड बी। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से भी पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन भी है और ये ओरिजिन से पास भी कर रहा है, तो पक्के से यही दो लाइंस की बात हो रही है। और इन दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो अगर ये जनरल इक्वेशन ऐसी कुछ होती है POSL ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके बीच में जो एंगल आता है ये आता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी, विच इज tan इनवर्स ऑफ ऐसा कुछ थीटा। या फिर कभी कभी क्वेश्चन बोल देंगे कि ये जो दो लाइन है इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो बेसिकली आपको a प्लस बी कितना हो जाएगा, 0। या फिर बोल देगा वो दोनों लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, a इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, b करना पड़ता है, दिखेगा क्या ये बात ठीक है। तो ये ऐसी कुछ बनती हुई दिख जाएगी, राइट। तो दिस इज इट, इतना ही है सर्कल में। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा
तो लाइक जरूर कर देना। और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।